बाबा का बुलडोजर माफियाओं पर कहर बनकर टूटा। पुलिस ने अपराधियों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया, यूपी को क्राइम मुक्त कर दिया। इसके बाद सीएम योगी का एक्शन रिश्वतखोरों के खिलाफ है। वैसे तो भ्रष्टाचार के मामले में लगातार कार्रवाई हो ही रही थी, लेकिन अब चुन चुन कर रिश्वतखोरों को पकड़ा जा रहा है, जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, जिसकी बानगी मिर्जापुर में देखने को मिली। चील थाना परिसर में एंटी करप्शन की टीम की एंट्री होती है। थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ती है और फिर थाना प्रभारी को घसीटते हुए गाड़ी में बिठाती है। इस दौरान आरोपी थाना प्रभारी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती। जानकारी के मुताबिक रेप का मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना प्रभारी साहिब ने 50,000 रुपए की डिमांड कर दी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने एंटी करप्शन टीम से की। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाया और रिश्वत की पहली किस्त 30,000 रुपए लेते हुए थाना प्रभारी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। और उसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के सामने आने के बाद रिश्वतखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। एक थाना प्रभारी को किस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी गाड़ी में बिठा रही है, रंगे हाथ घूस लेने के बाद उसे पकड़ते हुए गिरफ्तार करते हुए। यानी उत्तर प्रदेश में अगर घूस ली तो बाबा सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। मिर्जापुर की खबर, जहां पर रेप पीड़ित से रिश्वत मांगने पर थाना प्रभारी की गिरफ्तारी हो गई। बाराबंकी से खबर आई, हैदरगढ़ सीओ ऑफिस में तैनात दरोगा और चौकीदार गिरफ्तार हुए। फतेहपुर से खबर आई, लघु सिंचाई विभाग की डिस्पैचर 200 की रिश्वत पर निलंबित कर दी गई। संभल से खबर आई, सहकारी समिति शरीफपुर के सचिव 5,000 का घूस लेते गिरफ्तार हो गए। बदायूं से खबर आई, 2 लाख की रिश्वत लेते सीओ चकबंदी का पेशकार गिरफ्तार हुआ। हाथरस से खबर आई, नगरपालिका का मुख्य स्वच्छता निरीक्षक 50,000 का रिश्वत लेते हुए अरेस्ट हुआ। मुजफ्फरनगर से खबर आई, शाहपुर चौकी में तैनात एसआई 15,000 की रिश्वत ले रहा था, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। बरेली से खबर आई, भुडिया चौकी इंचार्ज चौकी के अंदर 50,000 का रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। गाजियाबाद से खबर आई, कोर्ट में रिश्वत लेते सीसीटीवी में 2 पुलिस वाले कैद हुए, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। बुलंदशहर से खबर आई, जहां गिरफ्तारी न करने के एवज में रिश्वत लेने वाला एसआई गिरफ्तार हो गया। इसलिए उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के बाद अब घूसखोरी पर लगाम लगाने की तैयारी है। तो पूछता है इंडिया में आज का सवाल, माफियाओं अपराधियों के बाद अब रिश्वतखोरों की बारी है। रिश्वतखोरों ने अभी तक ली मौज, लेकिन अब एक्शन भारी है। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर, अगर घूसखोरी कम नहीं की, घूसखोरी बंद नहीं की, तो रास्ता सीधे जेल का होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति घूसखोरी के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट उत्तर प्रदेश में अपनाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए प्रशांत उमराव, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर विवेक सिंह, राजनीतिक विश्लेषक थोड़ी देर में होंगे। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता एसपी, ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, रंजन द्विवेदी, पूर्व डीजीपी यूपी, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत में ऋषि मिश्रा के साथ कर रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश को करीब से जानते हैं। ऋषि भाई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं, और जितने मैंने अभी बताए वो तो बानगी मैंने बताई चंद घटनाओं की जो सामने आई, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने और बाकी के एजेंसीज ने काम किया और एक्शन लिया। लेकिन माफियाओं और अपराधियों के बाद अब करप्शन पर फुल कंट्रोल की बारी है। ऋषि मिश्रा जी, ऋषि जी आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है ऋषि मिश्रा तक आवाज नहीं जा पा रही है, उनको दोबारा हम कनेक्ट करेंगे। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाकी के मेहमान विवेक सिंह को भी देख पा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, इसके साथ साथ रंजन द्विवेदी जी को भी देख पा रहे हैं। तो ऋषि मिश्रा जी को आवाज जा रही है। ऋषि मिश्रा जी, योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में, कुंभ का समापन हो गया है। महाकुंभ पूरी दुनिया में विख्यात होने के बाद, प्रतिष्ठित होने के बाद, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद योगी सरकार एक और रिकॉर्ड बनाने के मूड में है, एक्शन अगेंस्ट करप्शन। आवाज चली गई आप? मैं प्रशांत उमराव जी से ले रहा हूं। प्रशांत उमराव जी, क्या स्पेशल स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश में अब करप्शन के अगेंस्ट या घूसखोरों के अगेंस्ट?
भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार पहले भी कार्रवाई करती रही है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले कई सारे इस तरह के लेखपाल भी पकड़े गए हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। कई इस तरह के पुलिसकर्मियां, अन्य अधिकारी भी हैं, कई को डिमोशन भी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। जो पुलिसकर्मी या अधिकारी अच्छा काम करते हैं उनको हम पुरस्कार भी देती है सरकार। महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अच्छा काम किया, 2 महीने तक दिन रात लगकर काम किया, उनको पुरस्कार भी दिया गया, उनको बोनस भी देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उनको छुट्टी भी दी गई, उनको सम्मान भी दिया गया है। लेकिन अगर जो कोई भ्रष्टाचार का काम कर रहा है, जनता को परेशान करने का काम कर रहा है, तो उन पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। इस पे कहीं कोई ये बात नहीं कि उनको कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। और ये पुलिस कर्मियों को या कोई भी सरकारी कर्मचारियों को उनको समझना चाहिए कि विधि सम्मत तरीके से काम करें, जो भी न्याय सम्मत तरीके से काम करें। अगर कानून के विरुद्ध जाकर के भ्रष्टाचार काम करेंगे तो सरकार उसी जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो करेगी। नहीं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता रहता है कि पुलिस किसी की बात सुनती नहीं है, आम लोगों की शिकायत की सुनवाई नहीं होती है। नहीं, पुलिस कहीं पर भी अगर इस तरह की शिकायत आती है, अगर कोई गड़बड़ करता है, पुलिसकर्मी करता है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। तो हायर अथॉरिटी है, वहां पर भी कार्रवाई आप शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह की बात गलत है कि सभी को इस तरह के एक तराजू के तौलना कि सारे कर्मचारी गलत हैं, ये सारे पुलिसकर्मी गलत हैं, ऐसा गलत है। हमने महाकुंभ में भी देखा कि लोगों ने वहां पे काम किया, मैंने जैसा भी बताया, उनको सम्मान भी दिया गया है। लेकिन जो कुछ एक ऐसे हैं जो इस तरह के हैं, 1-8% लोग जो गलत काम कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, उन पे सरकार कार्रवाई भी कर रही है, उनको सस्पेंड भी किया जाएगा। कोई अगर भ्रष्टाचार लेते हुए विजिलेंस द्वारा पकड़ा गया है तो उनकी गिरफ्तारी होगी, या कई जगह डिमोशन भी किया गया है। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। इस वक्त रंजन द्विवेदी हमारे साथ हैं। रंजन जी, पिछले साल सितंबर में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 93 दिनों में 96 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया था, और योगी सरकार मैन टू मैन मार्किंग करके काम कर रही है। अगर हम एक्शन अगेंस्ट करप्शन की बात करें, आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2 पहलू हैं इसके बात के। एक तो एक सामान्य करप्शन की बात है, दूसरा एक ये पुलिस की एक बहुत बड़ी पुरानी बीमारी है, न सिर्फ यूपी में बल्कि लगभग उत्तर भारत में तो है ही है, कि थाने पर मुकदमे आसानी से नहीं लिखे जाते हैं। ये एक बड़ा पुराना एक सिलसिला रहा है। कई कारण उसके हैं, उसमें जाना नहीं चाहूंगा मैं। कई बार जो है वो हर लेवल से प्रेशर पड़ता है, कभी सरकार प्रेशर डालती है, कभी अधिकारी प्रेशर डालते हैं कि क्राइम कम दिखाई पड़े। और दूसरा यह है कि भाई अगर लिखेंगी ही नहीं आप तो बाकी कार्रवाई करनी नहीं पड़ेगी। काम चोरी का भी एंगल है, उसका एक ये भी एंगल है कि इतना काम पुलिस के ऊपर है कि सब मुकदमे ईमानदारी से लिखे जाए अगर, तो उनको कायदे से तफ्तीश करना भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये सब दलीलें बेकार हैं। पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए, और एकदम डेफिनेटली इसमें कोई शंका और संशय की बात नहीं है कि ईमानदारी से सारे मुकदमे लिखे जाने चाहिए। अगर मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे तो हम जनता को राहत नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसमें करप्शन जो है उसको कम करने की बात तो इम्पोर्टेंट है ही है, क्योंकि ये इस देश का एक नासूर है करप्शन हर विभाग में, और जब तक ये खत्म नहीं होगा ये देश तरक्की नहीं कर पाएगा, गरीबों को राहत नहीं मिल पाएगी। लेकिन यहाँ इसको मैं देख रहा हूं तो ज्यादा बड़ा एक्शन इस बात का है कि सरकार का ये सिग्नल देना देखिए, हम जो है क्राइम को छुपाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, सरकार चलती है इशारों पर, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है सिग्नल्स के ऊपर कि आप क्या सिग्नल दे रहे हैं। आप दूर दराज में, छोटे शहरों में, गांव देहात में कोई पुलिस का आदमी होता नहीं है, सरकार का आदमी होता नहीं है, एसपी होता नहीं है, तो सिग्नल होता है। वो क्या सिग्नल है जो आप दे रहे हैं, उसको उस परिपाटी को लोग फॉलो करते हैं। तो इसका महत्व इस बात का ज्यादा है, एक सिग्नल देना कि हम क्राइम को छुपाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। जो मुकदमे आते हैं उनको आप जो है ईमानदारी से लिखिए। ये एक बयान आया था पिछले साल, उसको कोट करूंगा, राजीव कृष्णा जी, डीजी यूपी विजिलेंस, उन्होंने कहा था शिकायत करिए और कार्रवाई होगी। अगर डर है शिकायत से आपका काम रुक जाएगा तो आप गलत है। भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद भी आपका काम होगा। हमारी जिम्मेदारी केवल भ्रष्टाचारी को पकड़ने की नहीं है, जिस काम के लिए आपने शिकायत की है उससे पूरा होने तक हम इसे फॉलो करेंगे। नियम अनुसार आपकी कार्रवाई होगी, इसलिए भ्रष्टाचार को सहने की जगह उसकी शिकायत कीजिए। और इसके लिए बाकायदा एक नंबर भी जारी किया गया। तो उसके बाद प्रदेश में दनादन इस तरह के एक्शन शुरू हुए थे। मैं ऋषि मिश्रा जी का टेक चाहूंगा क्योंकि पहला सवाल उनसे लिया था, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए कपीश जी, उनके पास जाएंगे। ऋषि मिश्रा जी। देखिए विवेक जी,
ऐसे ऐसे कदम का स्वागत होना चाहिए। कोई भी सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करती है, अपराधियों पे कार्रवाई करती है, तो निश्चित ही सरकार के इस पहल का हम सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्रवाई जो है समावेशी है या नहीं है। अपराधी मेरा अपराधी, तेरा भ्रष्टाचारी मेरा भ्रष्टाचारी, क्योंकि कई बार किसी उत्तर प्रदेश सरकार की बात नहीं है, तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, या तमाम उन राज्यों में जहां ये देखा जाता है कि कुछ लोगों पे कार्रवाई तो बहुत मतलब जोरदार कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ लोगों को बचाया भी जाता है। क्या उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जो लोग हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में ही देखिए, विवेक भाई आप तो तेज तर्रार पत्रकार हैं, पेपर लीक का मामला उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने को मिला। इसी योगी सरकार के राज्य में आपने देखा कि कैसे पेपर लीक हुए हैं, या बिहार हो या तमाम ऐसे राज्य हो। तो क्या जो ऐसे माफिया है वो किसी पार्टी या सरकार का संरक्षण होता है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में भाजपा की सरकार है, निश्चित ही ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। लेकिन विवेक भाई एक बात आप भी देखे होंगे, आपके साथ एक घटना हुई थी, आप शायद नोएडा में ही रहते हैं, आपके साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ था, आपको कैसे थाने से लेके तमाम चीजों का चक्कर लगाना पड़ा। जब विवेक सांडिल जैसे तेज तर्रार पत्रकार को थाने का चक्कर लगाना पड़े, सिस्टम का सामना करना पड़े, तो आम लोगों के साथ थाना और या तमाम जो विभाग है वहां इस प्रकार का मामला होता है, तो क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, यह समझना चाहिए। क्या कोई एक आम आदमी अपने डीएम से फोन पे बात कर सकता है? क्या कोई एक आम आदमी अपने जिले के पुलिस कप्तान से बहुत ही कंफर्ट जोन में बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं। रंजन द्विवेदी जी बैठे हैं, कितने डीजीपी हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, एक आम जनता अपने डीजीपी से बात कर सकता हो, अपने शिकायतों को रख सकता हो? नहीं तो द्विवेदी सर ये भी कह रहे हैं ना प्रेशर है, और आपने जहां तक मेरा मामला बताया, उस मामले में मैं जी ऋषि मिश्रा जी, मैं दो चीजें क्लियर कर दूं। जो मामला आपने साइबर फ्रॉड वाला बताया, बेशक मेरे साथ हुआ था। इस मामले को मैंने बिसरा के कमिश्नरेट में जाकर, जो ग्रेटर नोएडा में है, वेस्ट में है, वहां पर जाकर पुलिस के सामने रखा। ऐसा नहीं पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी, पुलिस ने तुरंत मेरी बात सुनी, उसका समाधान दिया, लेकिन मैं परेशान 1930 से होता रहा। 1930 को कनेक्ट करने की कोशिश करता रहा, सैकड़ों बार कोशिश की, कनेक्ट नहीं कर पाया। तो यहां पर दो चीजें अलग अलग है, इन दोनों चीजों को मिक्स ना किया जाए, पहली बात। दूसरी बात जो ये है, प्रेशर की बात हो रही है, आपने कहा कि तेरा गुंडा मेरा गुंडा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास मौजूदा सरकार के लिए, या सिर्फ कहने के लिए? मेरे पास एग्जाम्पल है। आप देखिए अभी पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह कैसे फल फूल रहे हैं, राजा भैया कैसे फूल रहे हैं, और एक क्या नाम है वो, एक और है वहाँ के जौनपुर के हैं, बाहुबली है, कैसे उनको संरक्षण मिल रहा है। ठीक है, आपने अतीक अहमद पे कार्रवाई की, तमाम लोगों पे कार्रवाई की, ब्रजेश सिंह को ऐसे सुरक्षा मिला हुआ है जैसे वो बहुत बड़े गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले लोग हों। ब्रजेश सिंह कौन है जी? मैं प्रशांत उमराव जी से इसका जवाब लेता हूं। प्रशांत उमराव जी, लेकिन ओवरऑल डिबेट करप्शन पर है, लेकिन फिर भी मैं प्रशांत उमराव जी से जवाब लेता हूं, उसके बाद मैं कपीश जी और विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। जे हॉस्पिटल में जो फायरिंग हुई थी उस पर ब्रजेश सिंह का भी नाम था, और ब्रजेश सिंह आज माननीय है। ठीक है प्रशांत उमराव जी, बहुत से लोग हैं जो माननीय है। ऋषि जी जो है कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते हैं। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने मुख्तार अंसारी को एक खली हवा में जेल में रखने के लिए धमकी के एक फर्जी मामला करा दिया था, और प्रियंका वाड्रा के इशारे पर पंजाब सरकार में उनको सुरक्षा के में रखा गया मुख्तार अंसारी को, और करोड़ों रुपए पंजाब की कांग्रेस सरकार ने करोड़ों रुपए मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट में खर्च किए। और जब कांग्रेस की सरकार चली गई, सुप्रीम कोर्ट के उन वकीलों को फीस भी नहीं दी गई। इन्होंने वकीलों के साथ घोटाला कर दिया कांग्रेस के। हमारे भाई लॉयर है प्रसाद भाई, बहुत को यहाँ पर लेकिन पार्टी के प्रवक्ता हैं बेचारे, हम किसी माफिया अपराधी को संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं। आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, अगर दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, न्यायालय में उनका मामला है। भाई सुशील सिंह किसके पार्टी से लेता है? हमारी सरकार थी कि जहाँ पे अतीक अहमद को यहाँ से उत्तर प्रदेश की जेल से लेकर के साबरमती की जेल में गुजरात में लेकर के गई। क्या बात करते हैं? जो भी होंगे, नहीं, सवाल इस बात का है कि क्या पहले ऐसा एक्शन होता था? प्रशांत उमराव कह रहे हैं अगर मामला लीगल होगा तो कानूनी कार्रवाई जरूर होगी, और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक करके ऋषि मिश्रा जी, अभी थोड़ी देर पहले की खबर बता रहा हूं, इसमें 150 सहायक ऑडिट अफसरों का प्रमोशन रद्द कर दिया गया,
और यह भी कहा गया कि पत्रावली की जांच होगी। यह उत्तर प्रदेश की खबर है। प्रमोशन निरस्त कर दिए गए। आरोप यह था कि निदेशक सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा परीक्षा के ने बिना नियमावली के मनमाने ढंग से प्रमोशन कर दिए थे। तो मैं कह रहा हूं यह परिपाटी एक करप्शन के अगेंस्ट एक्शन दिख तो रहा है ना। कपिश जी, आपका जवाब चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि 10 साल हो गए लगभग इनकी सरकार, तो 10वें साल में ही जाएगी जल्दी। 7-8 साल हो ही चुके हैं। 8 साल इनको और 50 साल देने, हाँ ठीक, इनको 50 साल और भी दे दिया जाए तो भी ये करप्शन इनके साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है। आपने कन्नौज के अंदर देखा नहीं था, जो रेप पीड़िता थी, वो जो शिकार थी, उसी की माँ के साथ हुआ था। और ये तमाम घटनाएं हैं, ऐसे 1-2 घटनाएं नहीं है। और मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, इनका एक ऑर्डर है जिसमें 419, 20, 67, 68, 471 के अंदर अगर कोई मुकदमा है तो वो एसएसपी के, अगर कमिश्नरी है तो वो एसएसपी के आदेश पे या एसपी के आदेश पर ही दर्ज होता है। अब उसके लिए पूरा एक जगह बनी हुई है। अगर आपने एफआईआर दर्ज करने के लिए दिया चौकी पे या थाने पे, तो थाने का भार साधक अधिकारी उसको सीओ को भेजेगा, सीओ जो है उसको एसपी को भेजेगा, एसपी एसएसपी को भेजेगा, और उसी राउंड से वो वापस आता है। वादी थक हार करके गिर जाता है। मैं एक 419, 20, 67, 68, 71 का मामला अपना स्वयं का बता रहा हूं। थाना शाहपुर गोरखपुर के अंदर रजिस्टर हुआ और वो बकायदा 4 महीने लगे और हमको कितना ऊंचा जुगाड़ लगाना पड़ा वो हम जान रहे हैं। तो आपको मैं क्या कह सकता हूं, किसी की सुनवाई नहीं है, क्योंकि आपको कैसे आप कह रहे पुलिस किसी की नहीं सुन रही है। मैं इस पर जवाब ले लूंगा, लेकिन जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इससे पहले देखा रिश्वत लेते हुए किसी पुलिस अधिकारी को इस तरह से एंटी करप्शन की टीम उठाकर ले जाती हो? ऐसे मैंने 20 उदाहरण देखे हैं अपने जीवन के अंदर, इसी उत्तर प्रदेश एसपी के शासनकाल में, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल देखा है। आप 2-4 एग्जांपल दे दीजिए। सब करप्शन नहीं होते हैं। अब आप इसका भी एग्जाम्पल आपसे 10 साल बाद पूछ लूंगा, आप नाम नहीं बता पाओगे। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, आपको ये दिखाई दे रहा है कि रंगे हाथ पकड़ा गया? ये एक पकड़ा गया है, ऐसे तमाम हैं, हर थाने के अंदर हो रहा है। हम तो बिना एडवोकेट आपको कह सकते हैं कि 161 से नाम निकालने के लिए, ये तो बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं, कह रहे हैं हर थाने के अंदर हो रहा है। जी विवेक, हर थाने में हो रहा है, हर थाने में हो रहा है। विवेक सिंह के पास आ रहा हूं। विवेक सिंह इस पर क्या कहेंगे? इसके बाद में रंजन द्विवेदी आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड वेट कीजिएगा विवेक जी। ये तो एफआईआर आपको दिखा दे कि कितनी डिलेड है। मैं कपिश जी की बात को पर आता हूं। पहले मैं इस बार बता दूं, देखिए योगी सरकार का एक जो है फिलॉसफी है और वह जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो देखिए, आप जब करप्शन के खिलाफ जब आप कौन सा करप्शन आप 0% टॉलरेशन? और रही बात जो करप्शन की बात आई है, रेप की वारदात घटी नहीं, लूट की वारदात घटी नहीं, अपहरण की वारदात घटी नहीं, कौन सी वारदात जीरो टॉलरेंस? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस है, मुझे बताइए ना। पॉसिबल नहीं है। सिंह साहब कोई तो भी घूम रहे हैं। अगर उसमें पाया जाएगा, इन्वॉल्व पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कड़क कार्रवाई की जाएगी। इसके एग्जाम्पल हमको जो है देखने को मिल रहा है। देखिए, स्वच्छ छवि के लिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आपको स्वच्छ छवि बनाना है तो उसके लिए आपके पुलिस को एक बेदाग चेहरा उसमें होना चाहिए। और पुलिस में करप्शन ज्यादा, इससे बाद में इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कंपेयर करें पिछले सरकारों से, आप कंपेयर करें देश के अलग अलग पुलिस व्यवस्था से, तो फिर भी यूपी की पुलिस जो है उसकी सुधार हुआ है, उसकी छवि जो है वो थोड़ी सी सुधरी है। देखिए, टॉप लीडरशिप जब एक्टिव होता है तो हम इस तरीके के एक्शन हमको देखने को मिलते हैं। और जाहिर सी बात है, अभी कपिश श्रीवास्तव की बात कर रहे थे, अगर आप देखिए ना रिकॉर्ड, आप देखिए मुलायम सिंह सरकार की या इसके पहले जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही है, तो देखिए आप भाई साहब बिल्कुल कंपेयर मत करिए, क्योंकि आप तो एकदम हिमालय की तरह थे। अगर हम करप्शन की बात करें तो देखिए, अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि देखिए अगर यहाँ पे एक्शन हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्शन जो हुआ है वो इशारे पे होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था होनी है और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट लाना है, आपको सुधार करना है, वो सब ठीक है। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ करप्शन पे आप क्या करते हैं। तो कोई भी पुलिस वाला, दरोगा, कोई भी हो, अगर कोई करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ठीक है, चाहता उदाहरण आपके सामने है। लेकिन अगर आप शुतुरमुर्ग बन जाएंगे, आप देखना नहीं चाहेंगे, तो आपको नहीं दिखेगा। और रही बात जो है, आप जो है 8-10 साल की सरकार जो बीजेपी रही है, आप बिल्कुल जो है गलत फहमी में मत रहिए। और पूरी जनता जानते हैं, हम लोग तो देख चुके हैं ना, तो सबको पता है कि समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश के पुलिस कैसी थी और उत्तर प्रदेश में करप्शन का लेवल क्या था। तो आप इसका जो है सर्टिफिकेट मत दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। रही बात, एक आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचारी है, भी बात हो रही थी ना कि मेरा भ्रष्टाचार तेरा भ्रष्टाचार,
बिल्कुल मेरा भ्रष्टाचार तेरा भ्रष्टाचार होता है तो ऐसे कार्रवाई आपको देखने को नहीं मिलती। और मैंने पहले कहा राजनीति जो है परसेप्शन का खेल है और इस परसेप्शन में योगी सरकार लगातार जीत रही है और इसीलिए योगी सरकार की इतनी अच्छी छवि हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सब एक्शन दिखाते हैं और इससे नहीं, लेकिन कपीश जी ने जो आरोप लगाया बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश में अगर थानों की बात करें तो 1500 से ज्यादा पुलिस थाने हैं और हर थाने में कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन है। मैं रंजन द्विवेदी सर का एक सेकंड, ऋषि मिश्रा जी, रंजन द्विवेदी जी का सर एक टेक चाहूंगा इस पर। एक सेकंड ऋषि मिश्रा जी, एक सेकंड रंजन द्विवेदी सर से एक जवाब चाहूंगा इस पर। ये करप्शन का कोई मापदंड नहीं होता है, कोई थर्मामीटर नहीं होता है कितना हो रहा है। आप ही कहें कि कभी ज्यादा है कभी कम है क्या है, और इस तरह की बात हम करें तो वो राजनीतिक ही हो जाती है। पर दो चीजें जो है वो प्रत्यक्षतः पता चल जाती हैं कि सही है कि नहीं जी। पहली बात तो यह है कि जो मुखिया है, चाहे वो प्रदेश का मुखिया हो चाहे जिले का मुखिया हो, अगर एसएसपी ईमानदार है तो बहुत कंट्रोल हो जाता है करप्शन उसके नीचे, एक बात। और कौन सी रिजीम में मुखिया एसएसपी हो चाहे डीजी हो चाहे उसके ऊपर हो मुख्यमंत्री हो, ईमानदार है नहीं है ये हम सब जानते हैं और उसका मैं कोई बयान नहीं करना चाहूंगा, एक बात। दूसरा मापदंड क्या है कि करप्शन के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई ये नापा जा सकता है। तो इस किस सरकार में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हुई है और कितने केस हुए हैं ये हम देख सकते हैं। और मैं ये निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि थाने के प्रभारी के खिलाफ जो है वो बहुत कम एक्शन होते हैं, बहुत, और उसके कई कारण हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसका कोई राजनीतिक वो पहलू बन जाएगा कि कैसे अपॉइंट होते हैं क्या है। कभी कभी एसपी खुद चुप हो जाते हैं, वो उनकी कमी है अपनी। पर यह है कि थानेदार के खिलाफ, थाने के इंचार्ज के खिलाफ जो है बहुत कम एक्शन देखने को मिलता है और ये अगर हुआ है तो ये प्रशंसा की बात है और हमें प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार से और हम सजग रहें। जो अपोजिशन है, जो विपक्ष के विपक्षी दल है, वो सजग रहें और इस प्रकार की कमी होती है उसको उजागर करें जिसमें कि सरकार और कार्रवाई करे, और नहीं करती है तो नेचुरली सरकार के ऊपर भी आक्षेप आएगा। तो दो चीजें हैं, हम इस बात का को नापे कि कब मुखिया ईमानदार रहा है और उसकी क्या छवि है, उसकी क्या ख्याति है कि उसके द्वारा पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। नंबर एक बात, जिस लेवल पे हो, प्रदेश के लेवल पे हो चाहे जिले के लेवल पे है, थाने के लेवल पे भी, थाने के लेवल पे भी कई एसओ हैं। मतलब मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे कई थानेदार हैं, इंस्पेक्टर हैं और एसओ हैं जिनकी की इंटेग्रिटी उत्कृष्टतम आईपीएस अफसर के बराबर है, बड़ी इंटेग्रिटी के अधिकारी भी हैं। तो जब वो रहते हैं तो जो अधिकारी अगर ईमानदार है तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली 80% करप्शन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। देखिए दूसरी बात ये है कि 100% कंट्रोल होना जो है ये तो एक थ्योरेटिकल बात है, ना हो सकता है कभी ना होगा। ये कहना कि साहब हर बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी 100%, तो कोई बीमारी 100% खत्म होती नहीं है। ये एक समाज है, एक चालू सिस्टम है जो चल रहा है, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है और कितना मुखिया ईमानदार है उस पर बहुत डिपेंड। 80% करप्शन जो है अगर मुखिया ईमानदार है तो उसके नीचे अपने आप हो जाता है। ये कोई मतलब एविडेंस की कोई रिसर्च की बात नहीं है, ये तो मेरे तजुर्बे की बात है। और दूसरा ये कि कितनी प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है मुखियाओं के खिलाफ हो रही है, एसपी लेवल के खिलाफ हो रही है, एसओ लेवल के खिलाफ हो रही है, और हम सब जानते हैं कि किस मुख्यमंत्री के दौरान इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। ठीक है, इस पर ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं। ऋषि मिश्रा जी। मैं रंजन द्विवेदी जी आदरणीय डीजीपी साहब को एक मामला संज्ञान में लाना चाहता हूं विद प्रूफ। बगैर घटना जो है ये 2018 का है, 3 अप्रैल 2018 का। अमर मणि त्रिपाठी के बेटे थे, निर्दलीय विधायक थे और उस समय राज्यसभा चुनाव में वो बीजेपी के सपोर्ट कर रहे थे। आयुष सिंघल नाम का लड़का जो अलीगंज का रहने वाला था, 22 एकड़ जमीन, उसके जमीन पे अमर मणि त्रिपाठी ने कब्जा कर रखा था। और जैसे ही ये मामला योगी आदित्यनाथ के सामने में जनता दरबार में वो आयुष सिंघल लेके आया, योगी आदित्यनाथ ने उनके फाइल को फेंक दिया, सुनना भी मुनासिब नहीं समझा। ये देखिए, ये आज तक ने इस खबर को ये किया है, ये कवर किया है, ये आज तक का रिपोर्ट मैं बता रहा हूं। तो एक राज्य का मुखिया का यदि किसी व्यक्ति के प्रति
इतना प्रेम होगा क्योंकि वो निर्दलीय विधायक है और आपको राज्यसभा चुनाव में मदद कर रहा है, और वह व्यक्ति किसी आम आदमी का 22 एकड़ जमीन कब्जा अलीगंज लखनऊ के बगल में अलीगंज है, वहां जमीन कब्जा कर रखा हो और माननीय मुख्यमंत्री उस फरियादी का फरियाद नहीं सुनेंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप आम जनता के साथ न्याय करते होंगे? नहीं, जिस भी रिपोर्ट को जिस भी ऋषि मिश्रा जी जिस भी रिपोर्ट को आप कोट कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? आपने खुद इस मामले को देखिए, आपने खुद इस मामले को इन्वेस्टिगेट तो किया नहीं है, आप भी तो कहीं से सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात कर रहे हैं। भैया ये आज आप किसी भी चैनल को देखिए, मैं किसी भी चैनल की रिपोर्ट को ऑथेंटिक क्यों मान लूं? ये कोई पुलिस की रिपोर्ट तो नहीं है, ये कोई जांच आयोग की रिपोर्ट तो नहीं है, ये नहीं, मुझे बताइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं क्यों ऑथेंटिसिटी में, मैं क्यों इस पर यकीन कर लूं भाई साहब? आप उस पर विश्वास मत कीजिए। रंजन द्विवेदी जी देश के जाने माने आईपीएस अधिकारी, उनसे पूछ लीजिए यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये किस प्रकार का मामला आया था या नहीं आया था। नहीं, मैं रंजन सर से पूछ लेता हूँ अगर वो जवाब देना चाहते हैं। रंजन सर देना चाहते हैं क्या जवाब? नहीं, देखिए मैं तो खैर 2018 में सर्विस में नहीं था, 16 में रिटायर कर गया, पर लेकिन देखिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ जी कि कोई आदमी आता है या कोई पीड़ित आता है सामने जब पुलिस के, तो ये अधिकारी को पता नहीं होता है कि ये सही बात है गलत है, लेकिन एक अंदाज लग जाता है कि ये प्रामा फेसी बात है कि नहीं है ठीक, और दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही आप एक सही कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारे माननीय जो वक्ता है, अगर दूसरे पक्ष से उनको जानकारी है तो हम क्यों आप पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा कि हम ये क्या बात कह रहे हैं। और एक बात दूसरा, मैं खुद आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज हो जाएगी, 100% कोई चीज होती नहीं है, गाड़ी कोई 100% ठीक नहीं होती है, उसमें कमी रह जाती है, बीमारी 100% ठीक नहीं होती है, पर हमको देखना यह है कि कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी कार्रवाई, इसको हम नाप सकते हैं कि एसएचओ लेवल का आदमी कितनी बार बंद हुआ, एसपी के खिलाफ कितनी बार कार्रवाई हुई। मामला मुख्यमंत्री का है, डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री ने शिकायत सुनने से मना कर दिया, जनता दरबार में फाइल फेंक दिया, वो फुटेज तमाम न्यूज चैनलों पे चला जी। था। प्रशांत उमराव जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आदित्यनाथ के जनता सर आप एक मामला कोट कर रहे हैं जी, एक मामला आप कोट कर रहे हैं, मैं इसका जवाब प्रशांत उमराव जी से ले लेता हूं। एक करके ऋषि मिश्रा जी एक ही बात कितनी बार रिपीट कीजिएगा? थोड़ा सा ठहर जाइए ऋषि मिश्रा जी, एक ही बात आप 2-3 बार बोल चुके हैं, आपका सवाल आ चुका है, अब बोलने के बाद फिर हंस भी देते हैं। ये हंस क्यों रहे हैं प्रशांत उमराव जी? हंस रहे हैं कि देखिए तेरा अपराधी मेरा अपराधी। अच्छा ठीक है प्रशांत उमराव जी। ये रैली नहीं है आपकी। देखिए एक चीज कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई हमारी सरकार में हो रही है, तब हमने ऐसा सीन देखा कि भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध इस तरह कार्रवाई की। अखिलेश जी की जब सरकार थी उनके पहले 3 साल 12 से लेकर के 15 में 3 साल में 6 डीजीपी बदले गए थे, तो मुख्य सचिव बदल दिए जाते थे। मुलायम सिंह जी किसी और को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, अखिलेश जी किसी और को बनाना चाहते थे, तो किस लेवल पे ऊपर मैनेजमेंट होता था? क्या इस तरह की बात, क्या इस तरह की क्या घटनाक्रम होते हैं? सभी डीजीपी या मुख्य सचिव जो होते हैं अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर होते हैं, बिना किसी भेदभाव की नियुक्ति हो रही, यानी कि टॉप लेवल पर कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार या इस तरह के भेदभाव की घटनाएं नहीं हो रही। और जहाँ पे घटनाएं हो रही हम उसको डिफेंड क्या कर रहे हैं? अगर कोई एसएचओ लेवल का या लेखपाल भ्रष्टाचार कर रहा है, तहसीलदार कर रहा है, उस पर तो कार्रवाई हुई, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि और भी अगर कोई इस तरह काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उनसे भी सम्मत कार्रवाई की जाए। अरे भैया आप जो तर्क दे रहे हैं, हम किसी भी भ्रष्टाचारी या अपराधी के अनुसार में नहीं है, हम किसी भ्रष्टाचारी अपराधी को काम करने का काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे किसी अपराधियों की जगह नहीं है। हम प्रियंका वाड्रा नहीं कि मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर दे। प्रियंका वाड्रा ने क्यों अमरिंदर सिंह पर दबाव बना करके वहाँ पे खर्च कर रहा है करोड़ों रुपए? पंजाब सरकार ने इनको क्यों खर्च किया? इसको बचाने के लिए जो रिश्तेदार है हामिद अंसारी के, खरीद लिए कि हामिद अंसारी के रिश्तेदार, इसलिए मुख्तार अंसारी जो दुर्दांत अपराधी था उसको पंजाब की जेल में बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर उसको दोबारा उत्तर प्रदेश से लाया गया। हम लोग इस तरह किसी अपराधी करने की नहीं करते हैं। और अगर आपको लगता है कोई अपराधी जेल के बाहर, आप उससे झटके लगाइए। जो भी अगर कोई जिससे मुकदमा चल रहा है कानून सम्मत कोर्ट बेल लेके जेल के बाहर है ना, उत्तर प्रदेश सरकार के जबरदस्ती की जेल में डाल देगा। कोर्ट ने अगर किसी को बेल दे दिया है, अब राहुल गांधी की जमानत पे है, अब आप क्या कहते हैं? राहुल गांधी पे भ्रष्टाचार का आरोप है 5,000 करोड़ का, हमको जबरदस्ती जेल में डाल दें भाई। तो उनको पटियाला हाउस कोर्ट से 10,000 रुपए के मुचलके पे जमानत मिल गई है,
सोनिया गांधी को भी, राहुल गांधी को भी रॉबर्ट वाड्रा को। तो हम तो जबरदस्ती उनको जेल नहीं डाल सकते ना। जो अपराधी है अगर उसको जेल गया तो बाहर रहेगा, अगर कोर्ट में उसको सजा हो जाएगी तो जेल में जाएगा। हम किसी जबरन थोड़ा डाल देंगे। आप दिन भर संविधान करते हैं, कानून सम्मत नियमों को पालन करिए, नियम को तो पढ़ लीजिए ना। हम किसी को नहीं जबरदस्ती डाल सकते हैं। पूछा था कभी जी आपका सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। मैंने जो भाई एक बात स्पष्ट बता दूं, झूठ है या सही है? हाँ नहीं मैं प्रूफ होने वाली चीज आ रहा हूं बता विवेक दे जी, रहा इसके बाद आपके पास आ रहा हूं कपिल जी। और बी ने एडवोकेट बता रहा हूं। दूसरों की बात क्यों करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लोगों की जमीन कब्जा करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, महाराणा प्रताप के नाम से एक स्नातकोत्तर विद्यालय जो है वो पिपराइच के अंदर जंगल भूषण में इन्होंने बनाया है, जिसमें तमाम किसानों की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और ये प्राइवेट संस्थान है, सरकारी नहीं है कि मुआवजा देना हो। और बाकायदा 16 किसानों ने इन पर तमाम केसेस किए हुए हैं और जो हाई कोर्ट में चल रहा है। कहिएगा तो उसका हम सारा प्रति दे देंगे, क्योंकि मैं भी गोरखपुर का हूं। और दूसरी चीज आपको, क्योंकि वो कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, बाकी कोई करे तो बड़ा मामला खराब तो है। सब जुडिस है, फिर आप कह रहे हैं केस चल रहा है कोर्ट में। वही बात मैं तो आपको कह रहा हूं, मामला तो वो भी सब जुडिस है, जिसमें वो व्यापारी आया था गोरखपुर में और 2 बार दरबार में आया, दोनों बार उसे हड़काया गया और भगा दिया गया, उसकी फाइलें फेंक दी गई और भुकार मार करके रो रहा था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसने नहीं देखा है? तो वो भी मामला सब जुडिस है फिर। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कपिल श्रीवास्तव या ऋषि मिश्रा कह रहे हैं हाँ। लगता है कि हम लोग गलत कह रहे हैं, तो मानहानि का केस ले आओ यार। लड़के की चोट पे कह रहा हूं, इस सरकार को ललकार के कह रहा हूं कि अगर ये मामला गलत है तो ले आओ। यह मानहानि और केस की बात नहीं है, आपने खुद ही कहा दोनों मामले सब जुडिस है। मैं आपको जब बार-बार कोर्ट कह इस रहा हूं, मामले में मामला तो इंटरवीन सब कर जुडिस चुका है, होता तो प्रदेश की सरकार इस मामले में क्या करेगी? ठीक है, तो फिर और लोगों का भी तो मामला जो है सब जुडिस होता है, तो क्यों बाकी अपराधियों की बात करते हैं? इनके में अपराध में उनके अपराध में क्या अंतर है? आरोपी तो दोनों है। क्या हास्यास्पद स्थिति है? सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा। अरे मान लो हम उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ देखिए, ये नहीं कह सकते सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। हमने हर जरूरी समय पर हर जरूरी सवाल पूछा कपिल जी, और यही सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। ये योगी आदित्यनाथ महाराज हमसे केवल 2 किलोमीटर दूर रहते हैं और रात से नहीं जा रहा हूं। हाँ उन्हीं के हम उम्र हैं, हम दोनों लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं कि कब कहां क्या हुआ और कैसे हुआ। तो ये सब छोड़ दीजिए। अगर आपको वाकई सब जानना हो तो पवन सिंह को एक दिन बैठा लीजिए, उनके बगलगीर हैं, वो आपको सब बता देंगे कि क्या होता था और कैसे होता था। इसलिए मैं कहता हूं हमाम में सभी नंगे हैं और उसमें एक तरफा करने की कोशिश मत कीजिए। देखिए एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कपिल जी, काफी दिनों से आपके साथ डिबेट वगैरह होती रही है। पहली बात तो ये कि इंटेंट पे सवाल नहीं होना चाहिए मैं भी। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं। नहीं मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, राजा भैया के ऊपर तमाम केसेस हैं। मैं कह रहा हूं इंटेंट पे सवाल नहीं होना चाहिए। सुनिए, सुन तो लीजिए मेरी बात महाराज, सुन तो लीजिए। तो फिर वो तमाम ऐसे केसेस फिर वो 5 साल भी खंगाले जाएंगे 2012 से लेकर 2017 तक वाले। वही नहीं, कमलेश पासवान खंगालिए ना, कौन रोक रहा है? नहीं अरे खंगाल लेंगे, रोकेगा कौन रोकेगा? नहीं ये गलत तर्क दे रहे हैं। देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं इंटेंट पे उन्होंने इंटेंट पे सवाल किया, उन्होंने मेरे इंटेंट पे सवाल किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। फिर मैं दोनों तरफ से सवाल पूछूंगा। मैं बार बार आपको पूछ रहा हूं और कह रहा हूं विवेक जी कुछ मीडिया तो अब हिम्मत नहीं रह गई है कि सरकार के खिलाफ कोई प्रश्न उठा ले। सर ले दे के आपका पंचिंग बैग मीडिया ही बचा है, इसके अलावा आपका पंचिंग बैग कोई बचा नहीं। कपिल जी माफ कीजिएगा, मैं अगर माफ कीजिएगा, मुझे लाइन यूज करनी पड़ रही है। आप लोगों ने मीडिया को पंचिंग बैग बना रखा है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं मामला। उसी लायक है मीडिया? नहीं बिल्कुल कोई लायक नहीं है। आप लोग किस लायक है फिर? कहां है विपक्ष? आप मुझे बताइए। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक धरना प्रदर्शन बताइए, उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक प्रदर्शन बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश में विपक्ष का एक प्रदर्शन मुझे बताइए। विपक्ष ने एक प्रोटेस्ट किया और लखनऊ राजधानी में एक प्रोटेस्ट किया और छात्रों के खिलाफ नकल माफियाओं के खिलाफ एक प्रदर्शन दिखा दीजिए आपका। आप लोगों ने किस लायक छोड़ा उत्तर प्रदेश को? इंडिया का मीडिया आप लोगों ने किस लायक छोड़ा उत्तर प्रदेश को, ये बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में साथ लड़ते रहे और दिल्ली में आकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ने लग गए आप लोग। आप लोगों ने क्या समझा हुआ इस देश को?
आप लोगों ने क्या समझा हुआ इस देश को? मेरे साथ पर्सनल मत होइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे साथ पर्सनल होने का कोई फायदा नहीं होगा आपको, मेरे साथ पर्सनल होने का कोई फायदा नहीं होगा। कपिश जी, कपिश जी माफ कीजिएगा, आप जब एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है और आपको आईना देखना चाहिए एक बार, कम से कम एक बार आईना देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोग शाम 7 बजे के बाद घर से निकलने से डरा करते थे। लूट, छिनताई, हत्या, बलात्कार, अपहरण क्या नहीं होता था, डकैती। मैं खुद रह रहा हूं 15 साल से नोएडा में, 44वें नंबर पे मीडिया खड़ा है। मैं नोएडा में 15 साल से रह रहा हूं। 44 नंबर छोड़िए, 444 में भी चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों के इंटेंट पर सवाल है, आप लोग कहां हैं विपक्ष के तौर पर? मेरे साथ पर्सनल होकर आपको कोई फायदा नहीं है, ना ही आपका कोई भी राजनीतिक हित सधने वाला है। मैं पहले बता देता हूं, रंजन द्विवेदी सर को मैं इन करा रहा हूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। कपिश जी आऊंगा, लौटूंगा आपके पास, रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज। रंजन द्विवेदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी एक सेकंड में आया, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही निवेदन कर रहा था कि असल में जो मेन डिबेट है उससे थोड़ा सा विषयांतर हो जा रहा है, पर हम ये फोकस इसी बात पर करें कि कितने पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, की जा रही है, और किस प्रकार से हम और सजग रहें कि जिसमें जो पुलिसकर्मी गलत काम करते हैं उसको उजागर किया जा सके और सरकार को बाध्य करें कि ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं सिर्फ इस सरकार में, बल्कि परस्पर लगातार हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए। बाकी देखिए, आक्षेप करने से जो है कहीं मतलब प्रदेश की तरक्की, समाज की तरक्की तो इसी बात से होगी ना, हम सब मिलकर कार्रवाई करें। तो यही निवेदन मैं करना चाह रहा था। और ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक सिंह जी। विवेक जी, मुझे जो है, मैं बहुत देर तक सुना हूँ, गंगा में पानी बहुत बहा है। और कपिश जी और ऋषि जी, आप जरा इनको ध्यान रखिए, आप मुझे 1 मिनट दीजिए अनइंटरप्टेड। देखिए, पहले बात तो जो कपिश श्रीवास्तव जी ने कहा, देखिए आप जो है क्या बोल रहे हैं, आपको पता है आप चैनल पर क्या बोल रहे हैं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कौन सी जमीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है जिन्होंने कब्जा किया? किसकी जमीन है, कहाँ जमीन है? आप कुछ भी जो है बेतुका जो है चैनल पर बोल देंगे। और ऋषि मिश्रा कह रहे हैं जो है फाड़ के फेंक दिया था कागज, कौन सा कागज खेड़ा था और कौन सा कागज फेंका था, और आपके पास क्या प्रूफ था? देखिए, आप बिना प्रूफ के इनको मालूम ही नहीं है कि जो महाराणा प्रताप के फ्यूचर है वो आप बातें करते हैं। अरे शर्म नहीं आती है आपको? शर्म आती है? शर्म बची हुई है आपके ऊपर? आपके पास शर्म बची है कि नहीं बची है, ये बताओ ना। आपके ऊपर शर्म बची है कि अपने अपने आप को बेच दिए हो? कुछ पता है नहीं, ये बताओ ना, छत्तीस प्रेम में बेच दिए हो क्या अपने आप को? प्रेम में बेच दिए हो क्या, ये बताओ ना मुझे। अरे ये बात जातिवादी व्यक्ति हो आपको तो बहुत पहले जान लिया कि आप जातिवादी व्यक्ति हो। कितने साल से हमको मालूम है सब, हमारे में कितने कि आप कुछ जंगल दूषण में जो जमीन है वो किसानों की है, उस पे गोरखनाथ पीठ का मंदिर का जो है वो शिक्षण संस्थान है। आप विश्वास के आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? आपको तो खाली तलवे चाटने के बाद वही जब आप जो ऐसी बात फैक्ट नहीं है, आप ऐसी बात रख रहे हैं जो फेक है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं है, हाई कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट में कौन सी जमीन है, कहाँ पे जमीन है, कितनी जमीन है, आपको शायद मालूम नहीं है। कुछ पता है? आप सर साहब पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, ये बताओ। अनपढ़ तो नहीं हो? कौन सी जमीन है ना आपके पास? मैं आप बताओ, आगे बोल देना है और कुछ भी नहीं। मैं आपको कपिश जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए इस तरह की डिबेट में पर्सनल होने का कोई फायदा नहीं कि तुम तलवे चाटते हो, तुम अनपढ़ हो, तुम जाहिल हो, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए प्लीज। किसी से पर्सनल होके क्या फायदा है? कपिश जी, किसी के साथ पर्सनल होके क्या मिलेगा? बात फैक्ट के आधार पर की जानी चाहिए। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। आप किसी को ये बोले तो तलवे चाटते हो, तुम दलाल हो, तुम ये हो, तुम वो, क्या मिलेगा? नहीं, इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए ना। ये डिबेट लाखों लोग घर में इस वक्त देख रहे हैं, और एक समाजवादी पार्टी के एक नेता इस तरह की भाषा का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इमेज जाएगा, बताइए मुझे। मत कीजिए ना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऋषि मिश्रा जी प्लीज, ऋषि मिश्रा जी, प्रशांत जी स्क्रीन पे लाइए प्लीज। कपिश जी एक करके प्लीज, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत कीजिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। लोग घर पे टीवी देखते हैं, तलवे चाटते हो, दलाल हो, इस तरह की भाषा एक समाजवादी पार्टी का नेता अगर इस्तेमाल करेगा, क्या इमेज बनेगी, क्या फायदा होगा? ऋषि जी और प्रशांत जी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऋषि मिश्रा जी।
हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि ऋषि मिश्रा ने जो कहा है वो तथ्यहीन है, गलत है। मैं आपको बताता हूँ, विधायक अमन मनी की शिकायत को की तो सीएम बोले आदित्यनाथ ने डांट के भगा दिया। जनसत्ता ने छापी है खबर। उसके बाद पत्नी की हत्या के आरोपी एमएलए ने मंच पे योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। एनडीटीवी आज तक की खबर है, रोते हुए बोला युवक अमन मनी शिकायत लेकर आया था, योगी ने डांट के भगाया। आज तक एक चैनल गलत हो सकता है, हर चैनल और हर जो किसी देखिए मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, किसी और मीडिया संस्थान का नाम कोट मत कीजिए, आप अपनी बात रख सकते हैं प्लीज ऋषि जी। तो ये विवेक जी जो है राजनीतिक विश्लेषक, जो मैंने तथ्य रखा आयुष सिंघल को लेकर, जो अमन मनी त्रिपाठी जो निर्दलीय विधायक थे उस समय, उन्होंने 22 एकड़ जमीन उनका कब्जा कर लिया था। और योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जब वो युवक जाता है तो उनके पास बिना सुने उसके फाइल को फेंक दिया जाता है। ये हमारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऋषि मिश्रा गलत तथ्य रख रहा है। मैं यही हालात समाजवादी पार्टी के टाइम में था। समाजवादी टाइप जो जी आप एक मैटर की बात कर रहे हैं ना। मैं आपको सूर्य प्रताप सिंह जो आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे उनका एक बयान सुनवाता हूं, थोड़ा पुराना है, ये यूपी सरकार के रिजीम के वक्त का है। उन्होंने कहा था कि बहुत ही भयावह स्थिति है, सपा सरकार में पुलिस का एक वर्गीकरण कर दिया गया है, यूपी के 67% थानों में विशेष जाति के लोग बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके करीबी आईपीएस अफसर बताते हैं कि थानेदार किसी की नहीं सुनते, कुछ ज्यादा सख्ती करो तो ऊपर के लोगों से बात कराते हैं, फिर ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी। मैं वही चीज कह रहा था। आप एक रिपोर्ट कह रहे हैं मैं ये पुलिस अधिकारी का बयान मैंने कोट किया सर, ये मेरी बात नहीं है। पूरी बात हो जाने दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के टाइम में भी अमेठी के जो विधायक थे प्रजापति गया पर, क्या नाम पूरा नाम भूल रहा हूँ, जिनपे रेप के चार्ज थे, या फिर भी अखिलेश यादव ने उनको मंत्री बना दिया था। तो हमाम में सभी नंगे हैं, चाहे प्रशांत उमराव जी के पार्टी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो। किस प्रकार से सिंगर को बचाया गया था आपको याद होगा। इसी तरह प्रजापति समाजवादी टाइम में जो नहीं, लेकिन इसमें आपको रंजन द्विवेदी सर का एक जवाब देखना होगा कि भाई 100% कोर्स करेक्शन कहां किया जा सकता है। कोई चीजें किसी भी चीज को कंट्रोल किया जा सकता है ना। आप ये चीज क्यों नहीं समझ रहे? तेरा मेरा नहीं करना चाहिए, तेरा अपराधी प्रशांत उमराव जी वही बात है कि हम किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध किया है, आपको सरकार पर विश्वास नहीं तो कानून व्यवस्था है, न्यायालय है, आप न्यायालय में जाइए। आप जिन राजा भैया का नाम ले रहे हैं, क्या वो कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे? अभी बहुत रिसेंट मत जाइए, लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? कौशाम्बी लोकसभा में उन्होंने किस पार्टी को समर्थन दिया था? तो हमारा उनसे क्या लेना देना? आज जिस पार्टी को समर्थन करते थे, जिन लोगों को संरक्षण रहा, आप धनंजय सिंह की बात करते हैं, क्या कभी भाजपा के सदस्य थे? भाई उनको अगर कोई उन पे पुराने मामले एफआईआर है, कोई जमानत पर है वो लोग, क्या हम उनको जबरदस्ती जेल में डाल दें? क्या जो अपराध करेगा वो जेल में जाएगा, कोर्ट से कभी सजा होगी तो हम उनको सजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक थे विक्रम सैनी, उनको भी हमारी सरकार में सजा हुई कि नहीं हुई? डिस्क्वालीफाई हुए वो। हमने तो किसी को बचाने का प्रयास नहीं किया, चाहे किसी भी पार्टी के सदस्य हो, अगर कोई अपराध किया है हमने सबको सजा दिलाने काम किया है। ये हमारी फैसिलिटी। कभी समाजवादी पार्टी का कार्यकाल या कांग्रेस बता दीजिए कि इनकी सरकार में इनके किसी नेता को सजा हुई। मैं तो विक्रम सैनी का नाम बता रहा हूँ, खतौली से विधायक थे, हमारी सरकार में सेक्रेटरी जी में उनको सजा हुई। ये जबकि इन्होंने गायत्री प्रजापति को बचाने का काम किया। गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में वहां पे घर पे छिपा रखा। और ये ऋषि जी कांग्रेस की बैटिंग कर रहे, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि प्रियंका वाड्रा ने करोड़ों रुपए मुख्तार अंसारी पे क्यों खर्च किए पंजाब सरकार में? मुख्तार अंसारी पे जो मुकदमे थे उत्तर प्रदेश में, यहाँ की जेल से बचाने के लिए एक फर्जी मुकदमा वहां पे पंजाब में प्रियंका वाड्रा ने करवा के कांग्रेस के मुख्यमंत्री से करवा दिया धमकी का, और 2 साल तक वहां रखा। वो भी उसको वहां पे बचाने के उसके भी आलोचना होनी चाहिए। उसके बाद ऐसे बेईमान है लोग किस भी नहीं दी कांग्रेस सरकार चलेगी 2022 में, वकीलों को किस भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गलती करेगी तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। यदि पंजाब सरकार ने ऐसे ही लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, हमने किसी अपराधी को कर्मचारी नहीं बचाया है। के समय में कई ऐसे अपराधियों सजा दी है, राहुल गांधी भी सजा याफ्ता है, राहुल गांधी को भी जमानत पर है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। फिर लेकिन योगी आदित्यनाथ की भी आलोचना होनी चाहिए। किस प्रकार से होगी न्यायालय की तरफ जेल जाएंगे, किस प्रकार से बचाया गया, किस प्रकार से धनंजय सिंह संरक्षण दिया जाता है, इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए।
मैं तो कहा मैं तो बोला हूँ अरे अमेठी यार के ये क्या विधायक थे, डिबेट करते रहे, टेप रिकॉर्डर था, होते रहे। अखिलेश यादव ने भाषण थोड़ा चल रहा है भैया, शिवपाल सिंह भाषण थोड़ा चल रहा है, अपनी टर्न पे बोलो। डिबेट खराब करते सब होगे, किया। अभी कुछ बोलेंगे तो। एक एक करके प्लीज, एक एक मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं बराबर, एक एक करके ऋषि जी, एक एक करके। अरे विवेक जी ऋषि क्यों जी, इतना एक एक ऑफेंड करके, हो रहे एक एक हैं? करके, एक एक लिख लीजिए करके, भैया कांग्रेस प्रवक्ता, एक एक करके, एक एक कांग्रेस करके। प्रवक्ता लिख लीजिए, क्यों ऑफेंड हो रहे हैं इतना? भैया आप पत्रकार हो तो पत्रकार की भाषा बोलो ना, क्यों ऑफेंड हो रहे हैं? पूरा भाषण चल रहा है यार, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। ऋषि जी एक एक करके सुन लेते हैं, ऋषि जी सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आप काउंटर कर लीजिए। घंटे से अपना भाषण चला रहे हो, जो सवाल पूछना पूछो, मैं जवाब दे रहा हूँ। आधे घंटे से देख रहा हूँ, क्यों इतना क्यों ऑफेंड हो रहे हो? ये कांग्रेस का पट्टा पहन लो, मैं तो भाजपा का पट्टा पहनो, बात कर रहा हूँ। तुम्हें अगर लग रहा है कांग्रेस से ऑफेंड हो रहे हो, लिखो ना, वरिष्ठ पत्रकार लिखिए, प्रवक्ता कांग्रेस लिखो। क्यों क्यों इतना ऑफेंड हो रहे हो? मैं अगर प्रियंका वाड्रा की बात कर रहा हूँ, मैं अभी तो तथ्य की बात कर रहा हूँ ना, मैंने तो तथ्य की बात की। क्यों आपने वकीलों के पैसे नहीं दिए? मुख्तार अंसारी को 2 साल प्रियंका वाड्रा की इशारे पे रखा गया कि ये तथ्य है। उन वकीलों ने आरोप लगाया कांग्रेस सरकार ने हमारे पैसे नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मैं प्रोसीडिंग में कोर्ट में था। अब फिर बकबक करने लगोगे, फिर बकबक कर रहे होगे, मैं कुछ बोलूंगा तो फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे। क्यों क्यों ऑफेंड हो रहे हो? एक एक करके, एक एक करके प्रियंका वाड्रा के इशारे पे रखा गया मुख्तार अंसारी को, फिर यहाँ पे जेल में लाया गया। तो जब कह रहे हो हमाम में नंगे, भाई क्या प्रियंका वाड्रा गांधी परिवार भी है क्या हमाम में नंगे ये लोग? प्रियंका गांधी ने ऐसा किया, जिनको आपको लग रहा है अब राहुल गांधी को जेल में डाल दे क्या? ये बताओ मुझे, एक सवाल का जवाब दो। राहुल गांधी को जेल में डाल दे? आरोप तो उसमें भी भ्रष्टाचार था, ऐसे फर्जी डाल दे क्या? जमानत पे फर्जी डाल दे क्या जेल में? अरे फिर वही बात आ जाती है कि मामला सब जुड़े थे। एक एक करके विवेक जी कुछ कहना चाह रहा है, विवेक सिंह कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद मैं कपिल जी आपके पास आ रहा हूँ। विवेक जी देखिए यक्ष प्रश्न यह है कि देखिए आप जिस तरीके का एक्शन आज हुआ है, इसके पहले आपने कितनी बार इस तरीके का एक्शन देखा है? क्या करप्शन, देखिए इसमें 2 राय है, करप्शन आप 100% कुछ नहीं कर सकते, उसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि यूपी जैसे एक बड़े राज्य में इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना किसी के नहीं पॉसिबल है। देखिए लीडरशिप के प्रति लोगों की राय क्या है? मुद्दा तो यह है ना, मुद्दा तो यह है कि एक्शन अगर आप ले रहे हैं तो जनता को दिख रहा है कि नहीं, मुद्दा तो ये है। मुद्दा यह है कि मैंने कहा ना कि आप बताइए ना कि जिस तरीके से पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया गया है, पिछले कितने सरकारों में लिया गया है? देखिए वरिष्ठ पत्रकार लिख के आना या फिर जो है आप एक पार्टी के प्रवक्ता है तो डफली बजाना अच्छी बात है, लेकिन आप तथ्य पे रहिए, आप डेटा पे रहिए, आप एनसीआरबी का डेटा जाके चेक कीजिए। समाजवादी पार्टी में क्या, महेश चंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखना पड़ेगा ना, आप कुछ भी आके बोल देंगे। पूर्व डीजीपी यूपी। एक एक करके विवेक जी, एक एक करके। बहुत सीनियर अधिकारी रहे हैं महेश चंद्र जी, हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हुए हैं। महेश चंद्र जी, आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं लिया जाता था? कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये आप ही बता सकते हैं क्योंकि आप उस टेन्योर में भी रहे। देखिए वर्तमान में स्थिति ये है कि जो टॉप लेवल है वहां पर तो ऑनेस्टी है, लेकिन नीचे के लेवल में पहले से ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी कम हुई हो ऐसा नहीं लगता है। जो थाना या इंस्पेक्टर लेवल है वो ऐसे पहले जैसा डिसऑनेस्ट था उसी तरह अभी भी चल रहा है। किसी एक केस विशेष से कोई निर्णय या कोई ट्रेंड नहीं समझा जा सकता है कि आज के केस में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, परंतु वर्तमान सरकार को भी आवश्यकता है कि जो इंस्पेक्टर एंड लोअर लेवल है उस पर कंट्रोल करें, उस पर कोई विशेष समझा जाए कि पहले की अपेक्षा अब बहुत कम हो गया है, ये कहना गलत होगा। लगभग वही स्थिति जो पहले थी वो अब भी चल रही है, बस ये है कि टॉप लेवल पर ऑनेस्टी है। जी, यानी कि टॉप लेवल पर फर्क आया और उसका इंपैक्ट लोअर लेवल पर थोड़ा बहुत दिखता है। हाँ, कुछ ना कुछ तो असर रहेगा, लेकिन कोई बहुत ही परसेप्टेबल डिफरेंस नहीं है पहले से कि जनता बहुत खुश हो इस बारे में कि हाँ भी ऑनेस्टी। जनता से बात करने से पता चलता है कि क्या स्थिति है। जब कोई कहीं भी तहसील थाना या किसी इंस्पेक्टर के पास जाता है तो उससे कैसे डील किया, तो लोगों का ख्याल ये है कि कोई बहुत फर्क उस लेवल पर करप्शन में नहीं हुआ है। जी, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कपिल जी क्या कहेंगे आप, जो बात पूर्व डीजीपी साहब कह रहे हैं? द्विवेदी जी बहुत ठीक बात कह रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि पहले जैसे कमोबेश आज भी वही स्थिति है, जबकि हमारे पास इक्विपमेंट अब डिजिटल और तमाम टेक्नोलॉजियों को रोकने के लिए तमाम टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वो इसी तरीके से बनी हुई है। और मैं आपको निश्चित तौर पे बिन एडवोकेट कह सकता हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, रोज का रोज वास्ता पड़ता है, हर व्यक्ति से पड़ता है।
कचहरी के अंदर जितने लोग आते हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे पहले थाने चला करते थे, आज भी वैसे ही चल रहे हैं। एक आध केस पर जानबूझ करके जब किसी का व्यक्तिगत कोई चीज होती है तो ऐसे पकड़ में आती है और उसका सरकार टीका लगवाती है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े विधायक और लीडर्स हैं, उनकी भी थाने पे नहीं चलती है। थानेदार स्वयं अपनी चला रहा है और एकदम मुक्त है, किसी का कोई काम नहीं होता है आज योगी जी के थानों पर। ये मैं आपको कह रहा हूं और डंके की चोट पे आप आजमा के देख लीजिएगा, ये बात सत्य निकलेगी आपको। क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई अधिकार अब थानों पर नहीं है। उसको इतना बेइज्जत कर दिया जाता है, जनप्रतिनिधि को पूछ लिया जाता है ये आपको परेशान तो नहीं कर रहा है। इसी गोरखपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी कलेक्ट्रेट में एसएसपी और जो है जिलाधिकारी के लिए उन्होंने अपने ही विधायक, गोरखपुर के अपने ग्रामीण के विधायक, उनको कह दिया, उन्होंने पूछ लिया कि ये आपको परेशान तो नहीं करते हैं। अब आप सोचो कि अपने ही जनप्रतिनिधि को कितनी बेइज्जत कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि लोगों की सेवा करने का माध्यम है। क्या आप इस स्तर पर ला देंगे कि एक जनप्रतिनिधि की इतनी जरा सा भी मूल्य नहीं रह जाए? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। इस पर विवेक जी आपसे जवाब चाहेंगे। विवेक सिंह जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जहाँ भाग भ्रष्टाचार के, जहाँ करप्शन के है, उसमें जनप्रतिनिधि की कौन सी भागीदारी होगी, क्या चलेगा उसमें। दूसरी बात, इन्होंने भी एक बड़ी अच्छी बात कही जो कि मेरे दिल को छू गया। बोले कि अभी किसी का काम थाने में नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि पहले किसी का काम थाने में होता था। तो देखिए, आप इस तरीके की बात करेंगे तो लोग को शक तो विवेक जी आप ये कह रहे हैं कि ये करप्टेड सिस्टम गिफ्ट में मिला था? नहीं, देखिए, करप्टेड सिस्टम तो गिफ्ट में मिला ही था, इसमें कहाँ दो राय है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकार थी उसमें ज्यादा करप्शन है, और अभी तो कपिल श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं ना कि करप्शन का लेवल वो देख रहे हैं, वो वकील के रूप में देख रहे हैं कि पहले भी केस आते थे, अभी भी केस में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली या तो मान रहे कि पहले भी बहुत करप्शन था, तो जाहिर सी बात है गिफ्ट के रूप में तो मिला ही है। लेकिन यह कह देना कि पहले केस जो है अभी किसी के थाने में नहीं चलती, ये तो अच्छी बात है। आखिर कपिल जी को तो उसका स्वागत करना चाहिए कि अभी किसी के थाने नहीं चल रही है और थाने में जो पुलिस प्रशासन है उसकी चल रही है, ये तो बड़े स्वागत वाली बात है। लेकिन इनको तकलीफ इस बात की है कि अब थाने में नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे तो यही लग रहा है कि पहले किसी का काम थाने में होता था, जो कि बिल्कुल गलत था। ऋषि मिश्रा जी, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो डीजीपी साहब ने कहा है उस बात से सहमत हूँ। हर राज्य में कुछ अधिकारी बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। अभी अब उत्तर प्रदेश में ही देखिए, प्रभाकर चौधरी जो चर्चित आईपीएस अधिकारी हैं, अभी शायद आई रैंक के अधिकारी हैं, तो कितने ऑनेस्ट और ईमानदार अधिकारी हैं। तो हर जगह ऐसे अधिकारी, अच्छे अधिकारी हैं, कुछ बुरे अधिकारी भी हैं। सवाल ये होता है कि सरकार का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, या तमाम जो शासन में बैठे हैं, वो कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता में मिसाल बन सके। तेरा मेरा का जो फॉर्मूला है उससे हर पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी को इस फॉर्मूले से दूर रहना चाहिए। जो अपराधी है अपराधी है, जो भ्रष्टाचारी है भ्रष्टाचारी है, चाहे वो आपके करीब हो या आपके विरोधी हो। लेकिन इस चश्मे से जब देखा जाता है तभी सवाल उठते हैं। नहीं, लेकिन दवाई की शुरुआत तो स्टेज 1 से होगी ना। इसका स्वागत करते हैं, मैंने शुरू में ही कहा, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक्शन लिया उसका आप स्वागत करते हैं। लेकिन और ये देखिए, मैं आपको अभी थोड़े दिन पहले की इसी साल की खबर बता रहा था जिसमें 150 से अधिक प्रमोशन निरस्त किए गए। ऑडिट विभाग पर यह हथौड़ा चला था। ये भी करप्शन था क्योंकि नियमावली को बगैर देखे बगैर प्रमोशन कर दिया गया था। अब मैं आपको बताऊं, हमारे बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है, माननीय मंत्री जी सीओ का ट्रांसफर कर देते हैं, मुख्यमंत्री जी निरस्त कर देते हैं। अब कहा जाता है कि ऊपर पैसा नहीं पहुंचा इसलिए वो वहां से निरस्त हो गया। तो कहानी कुछ और भी होती है भाई साहब, पत्रकार है, खोजी पत्रकारिता भी कीजिए थोड़ा। ग्राउंड लेवल पर तो वही लोग रहेंगे ना ऋषि मिश्रा जी। नहीं आप समझे नहीं। मंत्री उस विभाग का मंत्री, आप मुझे बताइए ग्राउंड लेवल पर कौन रहेगा? भाई मंत्रालय मंत्री बदलते हैं, आईएएस आईपीएस बदलते हैं, डीजीपी बदलते हैं, डीजी बदलते हैं, एसपी बदलते हैं। ग्राउंड लेवल पर क्या होता है आप मुझे बताइए। वही लोग सफल होते हैं ना जो लोग ग्राउंड ऑपरेशन को तय करते हैं। आप हमारे अच्छे मित्र हैं, डीजीपी साहब बैठे हैं, लाइव टेस्ट कर लीजिए। एक डीएम, किसी भी जिले के डीएम को फोन कीजिए, उत्तर प्रदेश के डीएम को, और आप मत कहिए कि हम पत्रकार हैं, और क्या रिस्पॉन्स लेते हैं। और आप तार्किक से बात कीजिएगा, उनसे आर्गुमेंट नहीं कर पाइएगा। डीएम साहब से आर्गुमेंट कीजिएगा, उसी समय डीएम साहब
गिरफ्तारी का आदेश जारी कर देंगे आप आपके विरुद्ध। आप लाइव टेस्ट कर लीजिए ना, किसी भी जिले का, गोरखपुर के ईडीएम को फोन लगाइए, अभी लाइव लगाइए ना, देखिए, कहिए कि हम आम जनता बोल रहे हैं, जनता मालिक बोल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं, जनता मालिक को क्या बोलते हैं डीएम साहब। नहीं तो कि ये 8 साल में हुआ, ये सिर्फ बीजेपी, नहीं 8 साल में हुआ है, ये लाल फीताशाही की आप बात कर रहे हैं, मुझे पता है ये 8 साल में हुआ है। अरे ये डीएनए तो आपको अंग्रेज देके गए थे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? सुन नहीं रहे विवेक जी, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के राज में भी ऐसा ही होता है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ जी, सिस्टम ऐसा बन चुका है। प्रशांत उमराव जी इसका जवाब चाहेंगे इसमें छोटा सा। देखिए, जो भी चीजें अगर सुधार की बात हो रही तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल सिस्टम सब चीज बिल्कुल चाक चौबंद है, कोई ऐसा भ्रष्टाचारी नहीं। मैं इस तरह अगर कोई पुलिस कर्मचारी या कोई अधिकारी गलत करता है, मैं कभी उसके सपोर्ट में नहीं करता हूँ। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं ना, भाजपा के नेता है। हमारी जिम्मेदारी खाली भाजपा को डिफेंड करने की है। कोई अधिकारी कर्मचारी करता है, मैं स्वयं पुलिस सिस्टम अगर कोई गलत करता है तो उसका मैं विरोध करता हूँ उस पर, लेकिन आप उसको स्वीकार करिए कि अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो सरकार की तरफ से कोई भ्रष्टाचार का कोई आदेश नहीं है, ना ही कोई टॉप लेवल पे भ्रष्टाचार का पैसा जा रहा है। 10 जनपद की तरह यहाँ 10% वहां पे नहीं पहुंचाया जाता है कि हर राज्य से कमीशन आपको पहुंचाना पड़े। यहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। टॉप लेवल पे जीरो टॉलरेंस की नीति है। डीजीपी भी नियुक्त होता है, चीफ सेक्रेटरी भी नियुक्त होता है, मेरिट के आधार पे नियुक्त होता है। पहले नहीं कि जो थैली पहुंचा देगा उसको नियुक्त किया जाए या 10 जनपद से आदेश है उस आधार पर नियुक्त किया जाए। और आपकी स्वयं रिपोर्ट बता रही, मैं स्वयं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लेखपालों को सस्पेंड किया गया जो पैसा लेते पकड़े गए, को सस्पेंड, ऐसे घटना का डिमोशन किया गया। और इस तरह के बहुत सारे हमारे 7-8 साल की कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। और ये बाकी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों को एक संदेश है कि वो लोग विधि सम्मत नियम सम्मत का काम करें। अगर कोई जनता के विरोध में जाकर काम करे, कानून विरोधी काम करेगा तो कानून सबके लिए बराबर, उन पर इसी तरीके से कार्रवाई होगी। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि मिश्रा जी, और द्विवेदी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिबेट में शामिल होने के लिए।